जादुई नीलकंठ पक्षी यूनिक लैंड राइड बोट। छेदी देश में रत्नसेन जाते रहता है। उसको पुरातन काल के वस्तुएं बोले तो, नायाब वस्तुएं बोले तो उसको बहुत पसंद थे। वो उनको खरीदता था। उसकी एकलौती लड़की बहुत ही खूबसूरत सुंदर मंजुलिका थी। रत्नसेन को कितने भी नायाब वस्तुएं लेकर भी एक इच्छा उसकी पूरी नहीं हुई थी। वो ये थी कि पानी और जमीन पर चलने वाली नाव वो हासिल करना चाहता था। उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पूछता है, फिर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन महारानी प्रभावती रत्नसेन से, स्वामी जी, आप कब तक ऐसे नायाब वस्तुएं लेते रहोगे और उनमें ही खोकर इस दुनिया को ही भूल जाते हो? अपनी मंजुलिका कितनी जवान हो गई है, ये बात आप भूल गए? आप जल्दी से मंजुलिका के शादी के बारे में जल्दी से सोचना शुरू किए तो अच्छा रहेगा। ऐसा कहती है। वो सुनकर रत्नसेन को एक आइडिया आता है। अगले दिन वो अपने सभा में रत्नसेन कहता है कि जो भी पानी और जमीन पर चलने वाली नाव बना कर देगा, उससे मेरी लड़की मंजुलिका से शादी कराऊंगा और उतना ही नहीं, अपना आधा राज्य भी दूंगा करके ऐलान करता है। अंग देश का राजा को इस ऐलान किए हुए बात के बारे में पता चलकर वो कोशिश करके देखते हैं करके सोचता है और अपने राज्य के कुछ बड़ाई का काम करने वाले को लेकर देश में कहाँ बढ़िया लकड़ी मिलती है पता करके वहां वो खुद कुराड़ और सामान लेकर निकलता है। जंगल में जाकर अच्छा पेड़ देखकर उसको काटना शुरू करता है। दोपहर हो जाती है। भूख लगने से वो अपने साथ लाया हुआ खाने की पोटली खोलता है। खाने के लिए बैठता है। तभी कहीं से आकर एक नीलकंठ पक्षी मुझे भी खाना चाहिए, मुझे भी खाना चाहिए करके मांगती है। तो युवराज, जा रहे पक्षी, मांगने आई हो क्या? जा जा, ऐसा कहता है। तब नीलकंठ पक्षी, युवराज, इस लकड़ी से क्या करने जा रहे हो करके पूछती है। तो युवराज, मैं कुछ भी करता हूँ, तेरे को क्या करना है? ऐसा कहता है। नीलकंठ पक्षी, कुछ भी कुछ भी कुछ भी ऐसा चिल्लाते हुए चली जाती है। युवराज खाना समाप्त करके फिर से पेड़ काटने में लग जाता है तो पूरा पेड़ कुछ भी जैसा बन जाता है। इससे युवराज का दिमाग खराब होकर चिढ़कर चला गया। छेदी देश में सेनापति का लड़का मार्तंडा युवरानी से शादी करने के लिए उसे आधा राज्य मिलेगा करके वो भी पानी पर और जमीन पर चलने वाली नाव बनाने के लिए कोशिश करेंगे करके सोचता है। मार्तंडा सुबह ही खाना लेकर कुराड़ अपने कंधे पर रखकर घोड़े पर अपने नगर के नजदीक के जंगल में जाकर अच्छा पेड़ देखकर दोपहर तक काटता है। वो पेड़ गिरता है। तब मार्तंडा खाना खाकर नाव बनाता करके सोचता है। हाथ धोकर खाना खाते वक्त कहीं से एक नीलकंठ पक्षी आकर मुझे खाना दो, मुझे खाना दो करके बोलती है। तो मार्तंडा, मैं ही सुबह से मेहनत करके भूखा हूँ, तेरे को भी इसमें हिस्सा चाहिए क्या? जा जा, दूर जा, ऐसा कहता है। तब नीलकंठ पक्षी, ठीक है, लेकिन इस पेड़ से क्या बनाओगे करके पूछती है। तो मार्तंडा, तेरे को क्यों बताऊं, इससे कुर्सियां बनाऊंगा करके बोलता है। नीलकंठ पक्षी कुर्सी 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 करके चिल्लाते हुए चली जाती है। मार्तंडा खाना खत्म करके लकड़ी को छिलना शुरू करते ही जैसे ही छिलता है वहां पे खुर्चियां बनते हैं। मार्तंडा को आश्चर्य होकर अब क्या कर सकते हैं करके अपनी किस्मत ऐसे ही है करके वापस लौट जाता है। उस देश में एक रामचारी बोलकर बड़ा ही लड़का था। जमीन पर और नाव पे चलने वाली नाव बनाने की कोशिश करते हैं। क्या होगा इससे? मेरी किस्मत अच्छी रही तो आधे राज्य के साथ खूबसूरत अति सुंदर ऐसी मंजुलता भी मिलेगी, ऐसा सोचता है। अगले दिन सुबह ही खाने की पोटली लेकर कुराड़ कंधे पर रखकर उसके नगर के आखिर के जंगल में जाता है और जंगल में एक पेड़ के नीचे अपने खाने की पोटली रखकर एक बढ़िया पेड़ देखकर काटना शुरू करता है। दोपहर का समय हो रहा था तो पेड़ की छाया गिरती है। रामचारी अब खाना खाएंगे करके खाने की पोटली रखे पेड़ के नीचे बैठकर खाने की पोटली खोलता है। रामचारी एक निवाला मुंह में रखने जाता है। तब कहीं से एक नीलकंठ पक्षी आकर मुझे भी खाना दो, मुझे भी खाना दो करके कहती है। रामचारी उस पक्षी को बड़े प्यार से देखकर उसे अपने हाथ में लेकर उसे पुचकार कर उसके चारों ओर खाना डालता है।
नीलकंठ पक्षी वो खाना खाकर रामचारी से ये इस पेड़ से क्या बनाने की सोच रहे हो? करके पूछती है। इससे मैं जमीन पर चलने वाली नाव बनाने जा रहा हूँ। वो कैसे रहती है मुझे पता नहीं, पर वो मेरा ख्वाब है, ऐसा कहता है। नीलकंठ पक्षी हवा में उड़ते हुए जमीन पर चलने वाली नाव, जमीन पर चलने वाली नाव ऐसा चिल्लाते हुए चली गई। रामचारी खाना खाने के बाद फिर से काम शुरू करके पेड़ को और नाव को लगने वाले तख्तों जैसे काटते ही पेड़ से कुछ अलग हुए हिस्से नाव का रूप लेना शुरू करते हैं। शाम तक नाव तैयार हो जाता है। ऐसे अपने आप पेड़ से अलग होकर टुकड़े नाव का रूप लेकर देखकर रामचारी को पहले आश्चर्य होता है, बाद में एडजस्ट करके रामचारी नाव में चढ़कर बैठकर ये चलती है क्या देखता हूँ करके चप्पू पकड़कर चल रहे नाव चल करके कहते ही वो पेड़ के बीच में से चलना शुरू करती है। नाव कुछ दूर जाने के बाद वहाँ एक व्यक्ति हड्डी को लगे मांस को छिलकर खाते हुए दिखता है। तब बड़ाई उससे क्यों ऐसे मरे हुए हड्डी को लगे मांस को छिलकर खा रहे हो करके पूछता है। तो वो मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास जितना पैसा था पूरा खत्म हो गया, फिर भी भूख नहीं मिटने से ऐसी परिस्थिति आ गई है, ऐसा कहता है। रामचारी तो ठीक है, चल मेरे साथ चढ़ जा, मैं राजभवन में जा रहा हूँ, वहाँ तेरी भूख मिट जाएगी, ऐसा कहता है। वो नाव में चढ़ता है और वो नाव चलने के बाद आगे आगे बढ़ने लगती है। नाव ऐसे आगे जा रही थी तो पेड़ के पीछे कुछ चोर लोग शराब के पीपे पर पीपे पी रहे थे। एक व्यक्ति रामचारी को देखता है। रामचारी उसको देखकर क्यों ऐसे शराब के पीपे ऐसी घटिया शराब पी रहे हो करके पूछता है। तो वो पीने वाला मुझे बहुत प्यास है, यहाँ कहीं नजदीक में पानी नहीं मिलने से ये शराब ही पी रहा हूँ, ऐसा कहता है। रामचारी चल नाव में चढ़ जा, मैं राजभवन जा रहा हूँ, वहाँ तेरी प्यास बह रही नदी के पानी से बुझ जाएगी, ठीक है, ऐसा कहता है। इससे वो प्यासा नाव में चढ़ता है। ऐसा भूखा और प्यासा रामचारी के साथ बैठते हैं। नाव आगे जाते रहता है। तब एक लड़का अपने कंधे पर हवा मारने के लिए वस्तु ले जाते हुए दिखता है। रामचारी उसको इतने सारे ये क्या ले जा रहा है करके पूछता है। क्या करूं भैया, गर्मियां है, मेरी माँ सौतेली माँ है, वो जो बोलेगी मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो उसका लड़का मुझे मारेगा, वो हवा मारने के लिए ये लेकर आ बोली, ऐसा बोलता है। तो रामचारी उससे मैं राजभवन में जा रहा हूँ, मेरे साथ नाव में चढ़ जा, तेरे को इससे छुटकारा मिल जाएगा। वो नाव में चढ़ता है। ऐसे भूखा प्यासा हवा मारने वाला और एक रामचारी उनके नाव के आगे बैठते हैं। जमीन पर चलने वाली नाव आगे बढ़ती रहती है। तब उसको रास्ते में एक व्यक्ति मुंह से बादलों को फूकते हुए दिखता है। रामचारी नाव रोककर ऐसे क्यों कर रहे हो, बादलों पर ऐसे क्यों फूक रहे हो, ऐसे कहता है। हमारे मालिक के खेत में पूरा काम नहीं हुआ, तभी बादल बना रहा हूँ, इसलिए फूक रहा हूँ, ऐसा कहता है। रामचारी फूकने वाले से तेरी ये मेहनत अब नहीं रहेगी, तू मेरे साथ आ जा, हम राजभवन में जा रहे हैं करके बोलता है। फूकने वाला नाव में चढ़ता है। ऐसे पांचों लोग मिलकर जमीन पर चलने वाली नाव में राजभवन पहुंचते हैं। रामचारी राजा जी को जमीन पर चलने वाली नाव दिखाता है। राजा नाव में चढ़कर घूमता है। मैंने ऐसी नाव के लिए ही इच्छा व्यक्त किया था, बहुत अच्छा है करके बोलता है। रामचारी तो फिर मुझे आधा राज्य देकर तुम्हारी लड़की से शादी करा दो, ऐसा कहता है। रत्नसेन को एक बड़ाई से अपनी लड़की की शादी करना पसंद नहीं था, इसलिए राजा रामचारी को गोडाउन भरकर पुराने खाद्य पदार्थ है, वो खत्म होकर नया सामान उसमें भरते तब तक शादी का मुहूर्त नहीं निकालूंगा करके कहता है। रामचारी वो पुराने खाद्य पदार्थ खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है, आप छोड़ दो, कहकर भूखे को खाद्य पदार्थ खत्म करने के लिए गोडाउन में भेजता है। भूखा व्यक्ति एक ही बार में खाद्य पदार्थ स्वाहा कर देता है। तब रामचारी राजा से नया सामान मंगवा लो, गोडाउन में भरवा लो और शादी का मुहूर्त निकालो, ऐसा कहता है। राजा रत्नसेन अभी क्या हुआ, पीपे भर भर के दारू है, वो खराब हुआ क्या पता नहीं, वो जब तक खत्म होकर नया दारू उसमें नहीं भरेंगे तब तक शादी का मुहूर्त नहीं निकाल सकते, ऐसे कहता है। इससे रामचारी इसमें कौन सी बड़ी बात है जी, वो मुझ पर छोड़ दो, ऐसा कहकर पीपे में का दारू पूरा खत्म करो करके प्यासे को भेजता है। प्यासा आधे घंटे में पूरे पीपे खाली कर देता है और आकर रामचारी से आज तो मुझे बहुत खुशी हुई करके बोलता है। तब रामचारी राजा से अब तो भी मुहूर्त निकालो करके बोलता है। राजा को बड़े को अपने लड़की को देखकर शादी करना पसंद नहीं रहने से वो गुस्से से अपने सेना को बुलाकर रामचारी और उसके दोस्तों को मार देने को बोलता है।
तब रामचारी हवा मारने वाले को तेरी इस हवादान से इस सेना को उड़ा दे ऐसा कहता है। इससे वो जोर जोर से हवादानी हिलाता है तो पूरी सेना उड़कर पेड़ के ऊपर टीले के ऊपर उड़ जाते हैं। राजा को और गुस्सा आकर अपने घोड़े की सेना को रामचारी और उसके दोस्तों पर हमला करने को भेजता है। तो रामचारी हंसते हुए बादलों को फूंक कर हटाने वाले को इन सबको फूंक डालो करके कहता है। इससे बादलों पर फूंकने वाला फू करके फूंकते ही पूरे घोड़े पेड़ों के ऊपर जाकर गिरते हैं। राजा अब डरकर अरे अब ऐसा चलता रहा तो मुझे और मेरे परिवार को, मेरे राजमहल को भी फूंक डालेगा ऐसा सोचकर घबराता है। उस बढ़ई से अपनी लड़की की शादी कराकर आधा राज्य भी देता है। बढ़ई रामचारी आधे राज्य का राजा बनकर उन चारों को अपना मंत्री बनाकर अच्छे से प्रजा पर राज्य करते हुए, उनको अच्छे से देखते हुए बहुत अच्छे से सुखी जीवन जीता है।